सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई तो मतलब ज़बरदस्त तरीके से चल ही रही होगी, क्योंकि हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। और इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक 11 घंटे का पूरा लेक्चर ही दे दिया है आईटी सिस्टम का। तो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी है, तो आप उसे लोग देखे पहले उसे देख लें। अगर आप उसे देख लेते हैं फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आप सबके लिए, है ना। अब मैं यहाँ पे इस क्लास के बारे में बताए हुए सबसे पहले उसे क्यों बता रहा हूँ, उस वीडियो के बारे में, उस लेक्चर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे मैंने क्या किया है, आईटी सिस्टम को पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ, हर एक पॉइंट को समझाया हुआ आप लोगों को, इवन छोटी छोटी चीज़ों को भी डिटेल में वहाँ पे आपको समझाया है। तो वहाँ पे आप लोग अगर पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़े तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे उसे पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छे वे पे मैंने वहाँ उसे समझाया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि जो आपका ये आज का लेक्चर होने वाला है, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आईटी सिस्टम के, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। किस वे में आपका जो आईटी सिस्टम है इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो किस वे में आपके आप देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम के अंतर्गत, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। किस फॉर्म में क्वेश्चन आपके रहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में एंड लॉन्ग फॉर्म, मतलब दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है आईटी सिस्टम पे और वो चाहते हैं कि नहीं, हम कोई एक ऐसा हमें समाधान मिल जाए और उसमें हम पूरा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन हम देख लें और काफ़ी अच्छे मार्क्स हम गेन करने की उसमें कोशिश करें, तो मतलब लास्ट मोमेंट टाइम पे आपका चल रहा हो और आप चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा एक अवतार मिल जाए, सब कुछ डिस्कस हो जाए उसमें, तो वो उन सब के लिए ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप इन्हीं सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको सबसे पहले वही चीज़ बताया कि आप लोग क्या करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, इसी चैनल के अंतर्गत मैंने उसे 11 घंटे का पूरा पूरा आईटी सिस्टम आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें मैंने सारे चैप्टर को, सारे पॉइंट को एकदम डिटेल में समझाया हुआ है। तो यहाँ पे इस कमेंट बॉक्स में कोई बच्चे ये नहीं बोलेगा भाई कि सर समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया क्योंकि बच्चे तुमने डिटेल में नहीं समझा उसे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, बस फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज करो उसे और चीज़ों को समझो कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, अब तक सारे बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं हमसे, अब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मेट होगा आपका कि किस वे में आपके क्वेश्चन में यहाँ पे कराने वाला हूँ आपको, उसका एक फॉर्मेट है। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर देखेंगे, चैप्टर हमारा है क्या, कौन सा यूनिट है, चैप्टर 1। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरा यहाँ पे हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सारे बच्चे कनेक्ट हो जाए एक बार। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है वो है हमारा आईटी सिस्टम का जो हमारा पहला चैप्टर है। ये सारी ब्रांच के बच्चों के लिए, पॉलिटेक्निक के हर एक ब्रांच में ये सब्जेक्ट है आईटी सिस्टम, सारे ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले, कंप्लीट रिवीजन एज अ क्वेश्चन फॉर्मेट। हम एक टॉपिक नहीं, क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर 5 तक सारे हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर पे। तो आपको जो पहला चैप्टर आ जाता है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स, जो डिवाइसेस है वो है इस चैप्टर का नाम, और ये है आपका पहला चैप्टर। कौन सा पहला चैप्टर, कौन चैप्टर है, पहला चैप्टर है, और इसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स डिवाइस, ठीक है ना। जिसे समझ लें पहला चैप्टर है आपका। और इसके अंतर्गत जो पहला आपका क्वेश्चन आएगा वो शॉर्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्यूटर क्या होता है। क्या कंप्यूटर क्या होता है, क्या कंप्यूटर आपको पता नहीं कंप्यूटर क्या होते हैं, पता है सर। तो क्यों ये डेफिनेशन क्यों बता रहे हैं सर, हमें पता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर की स्टार्टिंग यहीं से हो रही है, तो कंप्यूटर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके पहले एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन कंप्यूटर आप सबसे पहले आएगा, कंप्यूटर है क्या रियल में, से बताओ। कंप्यूटर मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ना कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस। मैंने आपको डिटेल में समझाया। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत होता क्या है, ये सारी चीज मैंने आपको समझाई है पहले से भी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कंप्यूटर क्या है, उसके बारे में समझाओ। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा टू प्रोवाइड मीनिंगफुल आउटपुट। मतलब डेटा को प्रोसेस करता है किस लिए, एक मीनिंगफुल आउटपुट देने के लिए, ठीक है।
A computer is an electronic device that process data to provide meaningful output. It can store, ये क्या करता है, डेटा को स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। ठीक है, मतलब क्या है सर, एक कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को जो है उससे प्रोसेस करता है, इसलिए प्रॉपर एक आउटपुट देने के लिए। और यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे क्या है, किस तरह से प्रोसेस होता है, ये डेटा को जो भी प्रोसेस करता है तो कहीं ना कहीं स्टोर करेगा उसे, है ना, स्टोर करने के बाद प्रोसेस करेगा, तो सारी चीज़ करता है। किस तरह से आप समझिए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करके उपयोगी जानकारी प्रदान करता है, या जानकारी को स्टोर करता है, पुनः प्राप्त और प्रोसेस करता है। सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या ही समझाना है कि कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। क्यों करता है? क्योंकि एक प्रॉपर एक आउटपुट दे सके। क्यों? मान लो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, उसे आप खुद नहीं कर पा रहे हो लेकिन कंप्यूटर से करवा ले रहे हो, तो आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गया। तो प्रोसेसिंग के डेटा जो भी होगा उसे स्टोर करेगा। स्टोर क्यों करता है? कि ताकि फ्यूचर में उसे आप एक्सेस कर पाए, इसलिए स्टोर करता है। बस यही है कंप्यूटर। सिंपल से एक डेफिनेशन आपको देनी, कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में समझाओ, तो शॉर्ट आंसर में आपको ऐसे ही लिख देना है, 3 से 4 लाइन में। अब शॉर्ट आंसर का मतलब क्या होता है, शॉर्ट तरीके से उसे लिखो। ऐसा नहीं कि आपको वो क्वेश्चन आ रहा है तो आप 3 से 4 पेजेस से फुल कर दो, ऐसा नहीं कभी होने का, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से भी आ रहा है तब भी उस अगर शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया तो शॉर्ट फॉर्म में ही लिखो, एक पेज के अंतर्गत ही लिखो। अगर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे लॉन्ग फॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका क्या 2 पेज में लिखो, 2 से 3 पेज में लिखो मैक्स। ऐसा नहीं कि 4 से 5 पेज में से लिख दिए, टाइम इतना पूरा निकाल दिया कि नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, लास्ट के जो 2 क्वेश्चन वो छूट जाए, है ना, सब की तरह 2 क्वेश्चन लास्ट के नहीं छोड़ना है आप लोगों को, क्योंकि लास्ट का 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छूट ही जाता है हर बच्चों को, क्योंकि वो पहले वाले पे ज़्यादा ध्यान दे ले रहे हैं। अगर आप सारी चीज़ सही तरीके से मैनेज करके चलेंगे तो लास्ट का क्वेश्चन भी छोड़ेंगे और क्वेश्चन सारे आपको अटेंड करने हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे हम लोगों ने इसका डिस्कस किया कंप्यूटर क्या होता है। पहले चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन का, हमने उसे डिस्कस कर लिया कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। रैम एंड रोम में क्या डिफरेंस होता है, या फिर रैम एंड रोम को समझाओ भाई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का माना जाना क्वेश्चन है कि रैम एंड रोम के बारे में डिफरेंशिएट पूछ लो, डिफरेंस पूछ लो दीर्घ उत्तरीय में, और शॉर्ट फॉर्म के जो क्वेश्चन है वहाँ पे रैम एंड रोम के बारे में डायरेक्ट पूछ लो कि क्या होते हैं। रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है, और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। अब जो रैम होता है मैं आपको समझा देता हूँ, फिर डेफिनेशन समझाऊंगा। रैम का मतलब होता है टेम्परेरी स्टोर। टेम्परेरी स्टोर का मतलब क्या होता है, अपना फोन उठाइए आप एंड्रॉइड, और यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऐप आप लोग खोलते हैं, अब मिनिमाइज करते हैं तो सारे ऐप खुले रहते हैं, लेकिन जैसे आप स्विच ऑफ करके ऑन करते हो सारे ऐप गायब हो जाते हैं। ये होता है टेम्परेरी स्टोरेज, ये होते हैं रैम के अंतर्गत स्टोरेज। यहाँ पे जो रोम होता है उसमें आप स्विच ऑफ ऑफ स्विच ऑफ भी कर देंगे अपने फ़ोन को, दोबारा ऑन करेंगे तो आपका डाटा स्टोर रहेगा। ये होता है रोम के अंतर्गत रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, वही चीज़ बताया गया कि रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज अ टेम्परेरी मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा वाइल द कंप्यूटर इज ऑन। जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तभी तक उसका यूज कर सकते हो। रोम रीड ओनली मेमोरी इज परमानेंट मेमोरी डेट स्टोर इसेंशियल इंस्ट्रक्शन। उत्तर रैम एक स्टोरेज मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के चालू रहने पर डेटा स्टोर करती है। रोम स्थायी मेमोरी होती है जिससे आवश्यक निर्देश संग्रहित होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये सिंपली आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रैम और रोम के बारे में समझाओ। सिंपल है। चलो भाई, सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अपने पहले यूनिट का। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नेम एनी 5 इनपुट। अब यहाँ 5 इनपुट तो मैंने मेंशन किया है, 5 इनपुट और आउटपुट, लेकिन आपको समझना है यहाँ पे मैंने कुछ ही यहाँ पे इनपुट आउटपुट शो कराए हैं, 5 नहीं कराए हैं, जिससे आप लोग सर्च करें कि 5 इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, 5 आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि 5 इनपुट डिवाइस के बारे में बताओ और 5 आउटपुट डिवाइस लिखो। तो 5 इनपुट डिवाइस आपको बताना होगा, 5 आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे देखो, अगर इनपुट की बात करें तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत देखेंगे, सबसे पहले आएगा कीबोर्ड, दूसरा हो गया माउस, तीसरा हो गया स्कैनर, खत्म। 3 यहाँ पे इनपुट डिवाइस लिखे, और आउटपुट डिवाइस पे आ गया मॉनिटर एंड प्रिंटर। अब यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के 3 आउटपुट डिवाइस आपको सर्च करने गूगल पे, उन्हें लिखने हैं, और कीबोर्ड के 2 बच गए हैं, उन्हें भी इनपुट डिवाइस में लिख लेना। मतलब इनपुट डिवाइस के 2 बच गए, उन्हें भी लिखना है। तो 5 ही कंप्लीट हो जाएंगे, 3 आउटपुट डिवाइस सर्च करोगे तो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से 5 इनपुट और 5 आउटपुट डिवाइस भी आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका आ जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CMOS बैटरी। अब ये CMOS बैटरी, इसका एक फुल फॉर्म होता है, पहले आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है, फिर इसे बताना है CMOS बैटरी क्या होती है। इसके बारे में और भी आपको दे देता हूँ। CMOS बैटरी क्या होती है, आपका ऐसा ही एक स्टोरेज होता है कि आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो गया फिर भी वो चालू रहता है। कैसे? एग्जाम्पल दो सर। एग्जाम्पल जैसे आपकी घड़ी, डेट, लैपटॉप देखेंगे लास्ट में
टॉप बॉटम कॉर्नर पे दिखेगा राइट हैंड साइड में, वहाँ पे आपका गाड़ी टाइमिंग दिखती रहती है। सिस्टम आप ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, कैसे भी करें, जब दोबारा ऑन करेंगे तो आपकी टाइमिंग सही दिखाती रहती है। वही है CMOS बैटरी, इसी कारण होता है। कुछ यहाँ पे बताया गया कि CMOS मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग को संग्रहित रखती है और कंप्यूटर बंद होने पर भी सिस्टम घड़ी को चालू रखती है। ठीक है, तो ये चीज है CMOS के अंतर्गत, बस यही है शॉर्ट फॉर्म में। इस चीज को समझो ध्यान से बस। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, इसका फुल फॉर्म में पढ़ लेना आप लोग और किस तरह से काम करता है इसे समझ लेना, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ गया वो है यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, 1 से लेकर 5 चैप्टर तक। अब सर बोल रहे हैं बच्चे, आप लोग बोलेंगे कि नहीं सर अगर नहीं आया तो, भाई मैं आपको 90% श्योरिटी दे सकता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं पूरे पूरे। 100% नहीं दे सकता, 100% कुछ नहीं होता है। कोई भी टीचर आपसे बोलता है कि 100% इसे लिख लो, वो नहीं है, वो मान्य नहीं है भाई। 100% कुछ भी नहीं हो सकता। आप कोई कैसे भी आप लिख दे यहाँ पे 60 का मार्क्स होता है ना, 60 इतना इतना है भाई, इसे पढ़ लो पूरा, इसी में आ जाएंगे। इतना पूरी बुक ही पढ़ा दोगे तो उसी में आ जाएंगे भाई। पूरी बुक ही पढ़ लोगे तो इससे सब कुछ आ जाएगा, बुक से बाहर क्या ही आएगा, समझ पा रहे हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 90% सिक्योरिटी बोल सकता हूँ कि अगर आप इसे फॉलो कर सकते हैं तो क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के बनेंगे। 10% आप लोग अभी तक एग्जाम में पढ़ाई किए होंगे, पूरा सेमेस्टर निकाल दिए, कुछ तो भाई अपने से भी कर लो, है ना। सब कुछ अपने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग जाएंगे, जैसे जैसे बीटेक करेंगे आगे, अब टेक करेंगे, तो कुछ एक टाइम पे प्रोफेसर पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे आप लोग, फिर अपने से पढ़ना पड़ेगा वहाँ पर सारी चीज़ें। तो वही एक फेज आ गया, आप लोग सेकंड सेमेस्टर में फेज आ चुका है अपने से पढ़ाई करने का। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे देखना है आपको, फोकस करना है अपने पढ़ाई पे, मार्क्स पे भी मत दो, लिखने पे और सीखने पे ज़्यादा फोकस करो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय का है। एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियों को समझाओ। क्या कंप्यूटर की पीढ़ियों को समझाओ कि मतलब इसकी जनरेशन क्या क्या है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दे रहा हूँ, लेकिन लिखने का तरीका आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरह से लिखेंगे आप लोग। मैं यहाँ पे 5 जनरेशन 5 लाइन में खत्म हो गए, लेकिन इसी चीज को आपको 3-3 लाइन में लिखना है। कैसे लिखना है? फर्स्ट जनरेशन हो गया, फर्स्ट जनरेशन आपने हेडिंग डाल ली, और कब से कब तक चला? 1940 से 1956 तक ही चला। इसके अंतर्गत क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। किसका? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। ये क्या होते हैं? साइज में काफी बड़े होते थे। ये क्या होते हैं? वेरी लार्ज साइज। ठीक है, तो ये चीज आपको ये हेडिंग डालनी है और इसी चीज को 3 लाइन पे लिख देना है। ये इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, इसलिए ये काफी स्टोरेज मतलब जगह लेते थे, मतलब पूरा काफी साइज होने के कारण पूरा स्टोरेज लेते थे, और ये साइज में काफी बड़े होते थे फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत। फिर देखो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, 1956 से 1963 तक ही आया, और इसके अंतर्गत क्या हुआ, ट्रांजिस्टर का यूज होने लग गया और मोर रिलायबल हो गई। ठीक है, इसके अपेक्षा कम थोड़ा साइज लेने लग गई है। और थर्ड जनरेशन क्या हुआ, 1964 से 1971 तक हुआ। यूज किस लिए इसमें क्या यूज होने लगा? आईसी का यूज होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लग गया। ठीक है, फोर्थ जनरेशन जो हमारा है 1971 से प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, वो यूज माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लग गया। ठीक है, तो सिस्टम और भी छोटे हो गए। फिर अभी जो फिफ्थ जनरेशन है वो है ब्रह्मास्त्र पूरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, है ना। तो ये है आपकी प्रेजेंट जनरेशन जो अभी चल रही है, तो बेस्ड ऑन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये है कंप्यूटर की कितनी? 5 जनरेशन हो गई। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो ये आपके 5 फिफ्थ जनरेशन हो गई कंप्यूटर की। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाता है, और ये मुझे लगता है पूछा ही जाता है एग्जाम में, पूछ ही लिया जाएगा भाई, ये पूछ ही लिया जाएगा, और इसे आप 2 से 3 पेज में लिख सकते हैं इजीली। लेकिन यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया है। क्या शॉर्ट फॉर्म में आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो इसकी हेल्प से, क्या शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और स्पीड में इसे पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं आता। तो यहाँ पे हम पहला लॉन्ग जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन था उसे हमने कवर किया। और नेक्स्ट यहाँ पे आप हिंदी माध्यम से समझ सकते हैं, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों माध्यम के बच्चों के लिए, सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो जो पॉलिटेक्निक है ये टेक्निकल फील्ड है एक, तो इसमें दोनों तरह के बच्चे आएंगे, यूपी बोर्ड और हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के बच्चे मिक्स रहते हैं इसमें। तो हम दोनों के लिए कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसे भी रीड कर सकते हैं। चलो, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ जाता है वो है डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर के क्या कंपोनेंट है उनके बारे में डिस्क्राइब करो। अब कंपोनेंट का मतलब क्या होता है भाई? वही कंपोनेंट है, इनपुट यूनिट हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया, सीपीयू हो गया,
स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज हो गया, ये क्या है, ये कंपोनेंट ही तो है, वही चीज़ मैं बताया गया। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, स्टोरेज हो गया, यही तो आपके कंपोनेंट है, किसके, कंप्यूटर के कंपोनेंट है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट बताओ, तब आप क्या बोलेंगे? कंप्यूटर कंपोनेंट हमारे होते हैं इनपुट यूनिट, दूसरा आउटपुट यूनिट, तीसरा हो गया सीपीयू, और मेमोरी हो गया, स्टोरेज हो गया। क्या इतने में खत्म कर दे सर, चार 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 पॉइंट में? नहीं, इसके अंतर्गत आप इन इनपुट यूनिट के बारे में समझाओ कि इनपुट यूनिट क्या होते हैं, आउटपुट यूनिट क्या होते हैं, सीपीयू के बारे में समझाओ, मेमोरी के बारे में समझाओ, स्टोरेज के बारे में समझाओ। इनपुट यूनिट मतलब क्या होते हैं, जो जिनकी हेल्प से हम डेटा इंटर करते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत, वो इनपुट डिवाइस होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल में लिख दो, कीबोर्ड, माउस, ठीक है। आउटपुट हम यूनिट क्या होते हैं, मॉनिटर और प्रिंटर, एग्जाम्पल लिख दो, आउटपुट डिवाइस, जिनकी हेल्प से डाटा हमारे स्क्रीन पे शो होता है, प्रेजेंट होता है ना, प्रोसेस होने के बाद जो हमें दिखता है, मिलता है, हमारा आउटपुट यूनिट होते हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो डेटा को प्रोसेस करता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सीयू। मेमोरी, मेमोरी में हमारे प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी हो जाती है, उनमें से हम रैम और रोम के बारे में समझा सकते हैं। और स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क एंड एसएसडी, इसके बारे में हम समझा सकते हैं। तो ये है कंप्यूटर के क्या कंपोनेंट, कौन कौन से हो गए हमारे, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, स्टोरेज हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे और उसके अंदर डिटेल मैंने बताएंगे, काफ़ी ईजी है ये। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सीपीयू के बारे में समझाएंगे। तो बस, और थोड़ा सा टाइम आप लोगों के पास और बचा हुआ, तो कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, प्रिंटर, इनके बारे में समझा दो। सिंपल है, कोई इशू नहीं आता, है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कंपोनेंट क्या है, तो कंपोनेंट तुरंत ही इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। सिंपल, दो चीज पहले याद रखो। दूसरा सीपीयू, मतलब जो कंप्यूटर के इर्द गिर्द है वही सारी चीजें कंपोनेंट। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज। ठीक है, सिंपल, इसका शॉर्ट फॉर्म बना लो। इनपुट को पहले लेटर उठाओ, आई ओ सी एम एस, IOCMS, ठीक है, IOCMS, ये शॉर्ट फॉर्म बना लो। इससे क्या होगा, इनपुट आउट, इनपुट यूनिट, ओ से आउटपुट यूनिट, सी से सीपीयू, ये क्या है, मेमोरी हो गया, एस से क्या, स्टोरेज हो गया। इस तरह शॉर्ट फॉर्म बना लो, जल्दी याद हो जाएगा। तो ये हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट, सिंपल है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, डिफरेंस बिटवीन रैम, रोम एंड हार्ड डिस्क। भाई जो रैम होता है, रोम होता है और हार्ड डिस्क, तीनों डिफरेंस क्या है ये भी समझाओ। तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे की, मतलब कि ये तीनों तो स्टोरेज डिवाइस है, इससे कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें। तो रैम का मतलब टेम्परेरी हो गया, तो इनके कुछ फीचर्स होंगे, तो इनके अकॉर्डिंग आप लोग डिफ्रेंशिएट करो। सबसे पहले रैम है, रोम है और हार्ड डिस्क है। रैम हमारा क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, टेम्परेरी होती है। रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होती है, स्टोर हार्डवेयर। और हार्ड डिस्क क्या होता है, परमानेंट स्टोरेज फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर। तो ये तीनों है, एक लाइन पे आप इन्हें आराम से समझा सकते हो। और डिटेल में, अब इनके बारे में तुम्हें डिटेल में समझाना है तो रैम के बारे में पहले पूरा समझाओ कि ये किसी मेमोरी का टाइप है, ठीक है। रोम के बारे में समझाओ, हार्ड डिस्क के बारे में समझाओ, तो 4 लाइनें इनकी आप लिख सकते हो। सिंपल है ना। और एग्जाम्पल में आप लोग इन्हें 2-3 अगर डिफ्रेंशिएट इस तरह करोगे स्केल फॉर्म में, तो इस फॉर्म में भी आप लोग डिफ्रेंशिएट कर दोगे तीनों पॉइंट। ठीक है, तीनों पॉइंट डालो, किस किस बेस पर डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो कर दो, सिंपल है। चलो, ये एक शॉर्ट नोट्स की तरह इसे लो, बहुत स्पीड में इसे रिवाइज करने के लिए। ठीक है, व्हाट आर द पेरीफेरल्स, पेरीफेरल्स का मतलब क्या है भाई, पेरीफेरल डिवाइस क्या होते हैं इसके बारे में समझाओ। डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल की हेल्प से समझाओ। पहले तो पेरीफेरल डिवाइस को समझाओ और फिर एग्जाम्पल की हेल्प से समझाओ। पेरीफेरल्स डिवाइस क्या होते हैं, ये एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं। एक्सटर्नल डिवाइस मतलब कि आपके कंप्यूटर पे अलग से जो कनेक्टेड होंगे, अलग से कनेक्टेड का मतलब इनपुट डिवाइस पे कनेक्टेड होंगे, ठीक है, आउटपुट डिवाइस पे कनेक्टेड होंगे, आउटपुट डिवाइस पे कनेक्टेड होंगे। तो यही तो है आपके पेरीफेरल डिवाइस, मतलब जो एक्सटर्नल डिवाइस होंगे कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, सच एज, जैसे कि इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, यही है आपके पेरीफेरल्स डिवाइस। और इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आगे कीबोर्ड, दूसरा हो गया माउस, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत यूएसबी ड्राइवर्स हो गए। ये आपके क्या हो गए, पेरीफेरल्स डिवाइस के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपसे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया व्हाट आर द पेरीफेरल्स डिवाइस, तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है कि पेरीफेरल्स डिवाइस जो होते हैं हमारे एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं जो कि कंप्यूटर से जाके कनेक्टेड होते हैं। अब एक्सटर्नल डिवाइसेस के अंतर्गत क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया और स्टोरेज डिवाइस हो गया। सिंपल है ना, यहाँ तक समझ में आए ना, कोई बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। पेरीफेरल डिवाइस देखो, एक्सटर्नल डिवाइस हो गया, बस इतना याद रखना है आपको, एक्सटर्नल डिवाइस, जिसके अंतर्गत आपके 3 पॉइंट आ जाएंगे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। सिंपल है, आगे बढ़े। ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें कि जो हमारा पहला यूनिट था, पहला चैप्टर था, उसके सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे शॉर्ट और लॉन्ग, तो हमने सारा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना जल्दी हो गया, हाँ जी सर इतना जल्दी हो गया।
क्योंकि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। डिटेल में हमने पूरा पढ़ा दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे 11 घंटे की क्लास मैंने दी है, प्रॉपर हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके। आप धीरे धीरे करो, उसे डबल स्पीड में देख लो, हर एक चीज़ समझ जाएंगे। अगर अभी से देख रहे तो आपके एग्जाम कितने दूर है तो समझ लेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, डिटेल में हर चीज़ को समझो। लेकिन उन्हीं से क्वेश्चन में निकाल लेके आए हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो आ जाता है वो है आपका यूनिट 2, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या नाम है इसका? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या सर? हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसका नाम है? यूनिट 2 का। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप टाइम स्टैम्प दिया होगा आपके उस लेक्चर पे। उसका मैं नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। वो पूरा 11 घंटे की जो क्लास है, वो कोई मैराथन नहीं है कि मैंने एक सांस में इस तरह पढ़ाया है। ये काफ़ी अच्छे वहाँ पे अच्छे वे पे मैं सब कुछ समझाया हूँ आपको। ठीक है, तो उसका टाइम स्टैम्प दिया होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो पहला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर दूसरे पे क्लिक करेंगे दूसरे चैप्टर पहुंच जाएंगे, तीसरे पे क्लिक करेंगे टाइम स्टैम्प पे, उस चैप्टर पर पहुंचेंगे। बहुत अच्छे वे में मैंने उससे समझाया हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने लगभग इस टॉपिक को काफ़ी 1 घंटे में समझाया, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, और फिर इसके बारे में जो सिलेबस स्टार्ट किया है, तो लगभग 1-2 वीडियो के बाद ही सिलेबस स्टार्ट किया है मैंने। ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत अच्छे समझाया हुआ है। ठीक है, तो खोल के पूरा रख दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को। चलो, अब यहाँ पे जो यूनिट 2 है उसका जो पहला क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट फॉर्म में इसका भी क्वेश्चन है। और उसका जो पहला क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाएगा, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सबसे पहले इसे समझाओ, उसके बाद में आगे बात करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पे होता है वो क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, मतलब इसके बिना सिस्टम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि आपका लैपटॉप के लिए देखो तो मोस्टली जो विंडो यूज होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। उबंटू हो गया, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और नेक्स्ट जो आपका हो गया एप्पल मैक, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और फोन के लिए आप देखो एंड्रॉइड हो गया, है ना। तो ये सब फोन के लिए, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, एंड सॉफ्टवेयर, और किसे मैनेज करता है? सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज टू प्रोग्राम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को प्रबंधित करता है और प्रोग्राम को सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो ये है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा जाता है कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 एग्जाम्पल आप लोग हमें बता दो। कितने? 2 एग्जाम्पल आप हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बता दो। तो आप उस शॉर्ट फॉर्म बताएंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड, और दूसरा हो गया गूगल क्रोम। ये क्या है? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किसके? जो कंप्यूटर के अंदर आप यूज करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है शॉर्ट आंसर के अंतर्गत, शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 बता दो हमें, जल्दी से काम खत्म। तो कभी कभी बच्चों को याद नहीं रहता एग्जाम में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 ही बताने हैं, इसी पे 2 नंबर हमें मिल जाएंगे, हमें याद नहीं आ रहा है। तो आपको बताना है कि MS वर्ड होता है और दूसरा होता है गूगल क्रोम। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, व्हाट इज यूज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। भाई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज क्या है? आप घर के बाहर लॉक क्यों लगाते हैं? कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के लिए। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम सिस्टम पे यूज करते हैं अपने, किस लिए? सिक्योरिटी के लिए, अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए, जिससे जो अनऑथराइज एक्सेस है वो एक्सेस ना कर पाए हमारे डेटा को, है ना, तोड़ ना सके उसे, करप्ट न कर सके सारे हमारे डाटा को। इसलिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो वही चीज पूछा जाएगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसका यूज क्या है? तो आपको बताना है कि यह हानिकारक सॉफ्टवेयर है। तो इसका यूज हम किस लिए करते हैं? यह एक हानिकारक सॉफ्टवेयर मैलवेयर का पता लगाता है, रोकता है और हटाता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। किसका? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। सिंपल है, एक लाइन में काम खत्म। नेक्स्ट यहाँ पे जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? हाँ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? दीज आर सॉफ्टवेयर टूल्स दैट हेल्प इन सिस्टम मेंटेनेंस। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए यूज किए जाते हैं, वो आपके कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम के मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे स्टोरेज फुल हो गया, अब जो डुप्लीकेट फाइल होती है उन्हें रिमूव करने के लिए यहाँ पे मेंटेनेंस ही तो यूज होगा, क्योंकि सिस्टम फुल हो जाएगा पूरा, उसका स्टोरेज तो हैंग करने लगता है आपका सिस्टम। ठीक है, तो जो मेंटेनेंस, सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए जो डिवाइस यूज किए जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, उसे हम सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं सर। उसे क्या बोलते हैं? हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम मेंटेनेंस की में मदद करते हैं, जैसे डिस्क क्लीनअप, हो गया, एंटीवायरस हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया। ये क्या है? सिस्टम मेंटेनेंस के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। तो ये हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज आपको समझना पड़ेगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो आपको
बोलना है कि जो सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए जो यूज किए जाते हैं सॉफ्टवेयर वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। और कौन कौन से एग्जाम्पल के माध्यम समझाएं तो डिस्क क्लीनअप एक सॉफ्टवेयर हो गया, एंटीवायरस हो गया, और फाइल मैनेजमेंट होते तो हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन इनका आप एग्जाम्पल इस माध्यम से समझा सकते हैं कि डिस्क क्लीनअप हो गया, एंटीवायरस हो गया, फाइल मैनेजमेंट, ये हमारे क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि ड्राइवर। अब ये ड्राइवर भी है, वो मतलब कि ड्राइवर वो वाले नहीं है, वो वाले गाड़ी चलाने वाले, लेकिन ये भी एक ड्राइवर ही है क्योंकि सिस्टम पे वर्क करते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। तो ड्राइवर इज सॉफ्टवेयर दैट अलाउ हार्डवेयर डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम से संवाद करने की अनुमति देता है। संवाद करने का मतलब क्या, कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। तो ये भी एक ड्राइवर। अब ड्राइवर मतलब जैसे कि आपको हेडफोन भी कनेक्ट करना है ब्लूटूथ के लिए, वाईफाई के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, यहाँ पे हमारे पास ड्राइवर्स आ जाते हैं। ठीक है, चलो भाई, ड्राइवर्स में हमारे समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सेकंड चैप्टर के अंतर्गत। सबसे पहले आ गया एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो, तो एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इसके फंक्शन क्या है और उसके टाइप। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन बताओ और उसका टाइप भी समझाओ। तो सबसे पहले आपको फंक्शन बताना होगा और उसका टाइप भी समझाना होगा। दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन है आपका यूनिट 2 का। सबसे पहले इसकी फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें सारे सारे आपके मैनेजमेंट आ जाएंगे। सबसे पहले जैसे आ गया प्रोसेस मैनेजमेंट। कौन सा? प्रोसेस मैनेजमेंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। दूसरा हो गया मेमोरी मैनेजमेंट, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, एक फंक्शन है। तीसरा हो गया फाइल मैनेजमेंट, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। और चौथा हो गया डिवाइस मैनेजमेंट, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। लेकिन जो पांचों आएगा वो आपको मैनेजमेंट नहीं आएगा, वो आएगा यूजर इंटरफेस। क्या आएगा? यूजर इंटरफेस। तो इस तरह से आपको समझना है कि फंक्शन हमारे पास है क्या, किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहले तो चार आपके मैनेजमेंट आएंगे। कौन कौन से चार मैनेजमेंट आएंगे? पहले प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट। और लास्ट में आएगा एक यूजर इंटरफेस। कुछ यूजर इंटरफेस भी तो होना चाहिए, सारे मैनेजमेंट ही हो जाएंगे। तो प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग के लिए जो भी चीज़ यूजफुल होती है वो ये मैनेजमेंट यूज करता है। मेमोरी को मैनेज करने के लिए इसके अंतर्गत काम होता है। फाइल मैनेजमेंट के लिए इसके अंतर्गत काम होता है। डिवाइस मैनेजमेंट के लिए इसके अंतर्गत काम होता है। और लास्ट में यूजर इंटरफेस। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि मैनेजेस द एजुकेशन ऑफ प्रोग्राम, allow allocate and deallocate memory space or organize data in file and folders, control hardware device using drivers, और आगे provides interface for user interaction। ये सारी चीज़ आपके फंक्शन है किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो आपसे अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या है, उसके प्रकार समझो। फंक्शन के बारे में आपको बताने कि चार, इसके पहले तो सारे मैनेजमेंट आ जाएंगे, फिर एक में यूजर इंटरफेस लास्ट में आ जाएगा। तो मैनेजमेंट में कौन से आएगा? प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट, लास्ट में आ जाएगा यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो हम फंक्शन हमारे क्लियर हो गए। अब यहाँ पे इसका टाइप अगर देखें तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला आ जाएगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा आ जाएगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा आ जाएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है, सबसे पहले सिंगल हो गया, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, चौथा हो गया एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इनकी एग्जाम्पल की अगर बात करें, एम एस डॉक्स, लाइनक्स, आर आर टी लाइनक्स और एंड्रॉयड, किसके? इन सबके एग्जाम्पल हैं अलग अलग फॉर्मेट में। ओनली वन यूजर एट अ टाइम, ये सिंगल यूजर के अंतर्गत काम कर सकता है। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत मल्टीपल यूजर एक्सेस सिस्टम सिमुलेट एक साथ यूज कर सकते हो। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत इमीडिएट प्रोसेसिंग हो सकती है। और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं आप लोग। ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो प्रोग्राम के निष्पादन को नियंत्रित करता है। मेमोरी प्रबंधन क्या करते हैं? मेमोरी को आवंटन पता नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें हिंदी है, आवंटन और संपादित करता है। और फाइल प्रबंधन डेटा को फाइलों और फोल्डरों में व्यवस्थित करता है। और डिवाइस प्रबंधन के अंतर्गत क्या होता है? हार्डवेयर उपकरणों को नियंत्रित करता है। और जहाँ पे यूजर इंटरफेस आ जाता है हमारा, वो यूजर के साथ संवाद हेतु इंटरफेस प्रदान करता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मिक्स करके आप चीज़ों को पढ़ोगे हिंदी और इंग्लिश में, तो वो चीज़ें आसान लगेंगी। लेकिन प्रॉपर हिंदी में पढ़ोगे तो टेक्निकल वर्ड है उनका जो हिंदी ट्रांसलेशन काफ़ी हार्ड माना हो जाता है वो। तो इसलिए जो प्रेफर करते हैं हम मोस्टली इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं। देखो ये चीज़ आपका आसान लगेगा। तो मिक्स लैंग्वेज में आप नोट्स बनाओ और मिक्स में पढ़ो तो काफ़ी आसान रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, प्रॉपर हिंदी ना प्रॉपर इंग्लिश। चलो,
चलो नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में क्या डिफरेंट है, डिफरेंस है उसे समझाओ। ठीक है, तो उसे आप लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझाएंगे फीचर के माध्यम से, दूसरा समझाएंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे लिखेंगे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनके बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले फीचर में आपको बताएंगे कि इनका पहले पर्पज बताओ सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पर्पज क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पर्पज क्या है, उनके बिहेव पे आप डिफ्रेंशिएट करो। सबसे पहले तो कंट्रोल हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका पर्पज क्या है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका पर्पज क्या है कि ये क्या करता है, कंट्रोल हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इन्हें क्या करता है, कंट्रोल करता है। और एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो हेल्प से परफॉर्म परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये पर्पस तो हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब इसके एग्जाम्पल के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर दो, इनके एग्जाम्पल क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ड्राइवर्स, इसके अंतर्गत ही और सॉफ्टवेयर आ गए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो एक्सटर्नल तरीके से हम डाउनलोड करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। एमएस वर्ड हो गया, वीएलसी हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। रन्स ऑटोमेटिकली, अब ये इस फॉर्म में आप डिफ्रेंशिएट करो कि क्या ये एप्लीकेशन जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं ये ऑटोमेटिक रन हो रहे हैं दोनों। एक तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रन होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, जैसे सिस्टम ऑन हुआ वहाँ पे ऑटोमेटिक रन होने लगते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इन्हें मैनुअली रन करने की नीड होती है, क्लिक करके उससे हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में पहले पर्पज हमने देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, और रन ऑटोमेटिकली फॉर्म में देख लिया। फिर इंस्टॉल्ड विथ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मोस्टली प्री इंस्टॉल्ड होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहले से सिस्टम के साथ आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल्ड यूजर इन्हें इंस्टॉल करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझा सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, किस किस बिहेव पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आपको 3 हेडिंग डालनी है, फीचर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा जो सॉफ्टवेयर पूछा गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इनके बिहेव पे आप इन्हें डिफ्रेंशिएट कर दो, काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा तरीका माना जाता है। एग्जामिनर आप इनके बिहेव पे देख लेगा तो आगे पढ़े या ना पढ़े उससे कुछ वो नहीं, लेकिन इस तरह देख लेगा तो आपको अच्छे मार्क्स देने की संभावना है। ठीक है, चलो ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द स्टेप टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस। अच्छा, तो देखो यहाँ पे जो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है उन्हें इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले उसे आप डाउनलोड करो एक्सटर्नल साइट से, किसी डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद एक .exe फाइल डाउनलोड होगी आपकी। अब इस पे जाके आपको क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप बॉक्स खुलता है ऐसे, वहाँ पे यस लिखा होता है। तो सारी चीज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस क्लिक करने के बाद आपका पाथ पूछता है कि कहाँ पे इंस्टॉल करना है इसे, तो पाथ आप सेलेक्ट करेंगे या फिर बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो उसे भी सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से। इसे क्लिक करने के बाद वो आपका ऐसे ग्रीन करके आगे बढ़ता जाएगा तो इससे पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। लास्ट में फिनिक्स का या फिर रन का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर देना तो फिनिश हो जाएगा। तो स्टेप यहाँ पे तो बताए जाएंगे कि डाउनलोड और इंसर्ट इंस्टॉलेशन मीडिया, CD DVD USB, इसके फॉर्म में भी आप डाउनलोड कर सकते। कोई सॉफ्टवेयर आपका स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत रखा है जैसे यूएसबी के अंतर्गत, वहाँ से उस पर लगाया, वहाँ से सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पे रखा और इंस्टॉल कर लिया। फिर किसी एक्सटर्नल साइट से भी कर सकते हैं डाउनलोड। फिर उसे क्या करना है, रन द सेटअप फाइल, जो भी सेटअप फाइल है .exe फाइल, उसे रन करो डबल क्लिक करके। फिर क्या, फॉलो द ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन जो है उसे फॉलो करते जाओ, यस करते जाओ। फिर है चूज डेस्टिनेशन, मतलब जो पाथ है वहाँ पे डेस्टिनेशन आप सेलेक्ट करो यहाँ पे। फिर वहाँ पे क्लिक इंस्टॉल पे क्लिक कर दो, आफ्टर इंस्टॉलेशन उसे लॉन्च कर दो या फिर फिनिश कर दो। सिंपल, यही तो एक प्रोसेस है किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का। अब कोई बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर इसमें अलग प्रोसेस, बात अलग है, लेकिन सबका मेनली यही होता है। तो ये हम सॉफ्टवेयर को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं वो हो गया, और दूसरा हो गया एंटीवायरस को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। एंटीवायरस को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, लगभग सेम तरीका है हमारे पास। डाउनलोड एंटीवायरस फ्रॉम ऑफिशियल साइट, ओपन सेटअप फाइल एंड एग्री टू टर्म्स, चूज टाइप ऑफ स्कैन क्विकली, मतलब इसे क्विकली मतलब स्कैन करना चाहता हो या फिर फुल स्कैन करना चाहता हो वो सिलेक्ट करना है आपको। कंप्लीट इंस्टॉलेशन एंड रन फर्स्ट स्कैन। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन स्टेप को फॉलो करके एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंतर्गत। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि सॉफ्टवेयर को किस तरह से आप इंस्टॉल करते हैं, इसके बारे में स्टेप्स आप लोग हमें समझाएं, और या फिर एंटीवायरस को किस तरह से आप डाउनलोड करते हैं इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में स्टेप समझाओ। तो आप दोनों के बारे में लिखो और समझो, और एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो उसे वहाँ पे बताओ उन्हें। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई थिंक ये चैप्टर पूरा यहाँ से फिनिश हो गया।
चला चैप्टर ये था, व्हाट इज द स्टेप इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस। हाँ जी, देखिए ये आपको जो थर्ड क्वेश्चन था यहाँ पे, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, जहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और एंटीवायरस को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने के लिए बोला जाएगा तो सारे के सबके यही स्टेप हैं, ऐसे ही फॉलो करके सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, चलो इसे मैंने डिटेल में भी समझाया हुआ है इससे पहले लेक्चर में, जो 11 घंटे की पूरी क्लास है उसे आप लोग देखेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत आप चैप्टर 2 पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और आगे मैंने बताया सारी चीज़ों को, और अच्छे स्क्रीनशॉट लेके किस तरह से स्क्रीनशॉट लगा कि वहाँ पे किस किस वे पे सारी चीज़ डाउनलोड करते हैं, सारी चीज़ मैंने समझाया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज यहाँ पे समझा दिया है। चलो नेक्स्ट जो आपका जो चैप्टर आ जाता है वो है ऑफिस टूल, और चैप्टर 3 के अंतर्गत ये आ जाता है हमारा ऑफिस टूल। और जिस तरह से हमने इससे पहले सारे लेक्चरों पे क्वेश्चन देखे, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, वैसे इसके अंतर्गत भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, व्हाट इज एम एस वर्ड, मतलब एम एस वर्ड किस तरह से यूज किया जाता है, व्हाट इज एम एस वर्ड यूज फॉर, एम एस वर्ड का यूज किस लिए किया जाता है, किसके लिए होता है। तो एम एस वर्ड का उपयोग किसके लिए होता है इसके बारे में आप लोग समझाओ। तो एम एस वर्ड मैंने आपको बता दूं कि एम एस वर्ड जो होता है, जो एम एस वर्ड होता है उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है। डॉक्यूमेंट के अंतर्गत हमारे टेक्स्ट का कुछ फॉर्मेट होता है ना। अब यहाँ पे कुछ भी डॉक्यूमेंट हो, लेटर लिख लो, रिज्यूम बना लो, कुछ भी कर लो, ये सारे डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो एम एस वर्ड के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा आपको कि एम एस वर्ड इज यूज टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट लाइक लेटर्स, रिज्यूम्स, एप्लीकेशन एंड रिपोर्ट्स, वही चीज़ है। एमएस वर्ड का उपयोग टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे कि पत्र, बायोडाटा, आवेदन, रिपोर्ट्स बनाने, संपादित करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। सिंपल, तो एमएस वर्ड का यूज इसलिए किया जाता है, सिंपल। और तो इससे ज़्यादा कुछ यूज है नहीं। कैसे मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जाओ, बॉटम में सर्च करो एमएस वर्ड, ओपन करो और वहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दो, वही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं हम। राइट राइट नेम ऑफ एनी टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट जो दो सॉफ्टवेयर है उनके नाम बताओ। पहले यहाँ पे एम एस एक्सेल और गूगल शीट, दो ही है। एम एस एक्सेल के अंतर्गत मतलब इनके अंतर्गत होता क्या है भाई, इसमें टेबल के फॉर्म में आप डेटा अरेंज कर सकते हो। किसके फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में डेटा अरेंज कर सकते हो। आप अपने कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं अपने सीनियर से पूछें आप, तो वहाँ पे देखेंगे अगर कंपनी में वर्क जो वर्क कर रहे हैं उनका कोई कॉन्टैक्ट हो, वहाँ पे देखेंगे टेस्टर होते हैं। वो जब भी किसी वेबसाइट की रिपोर्ट तैयार करते हैं, कोई वेबसाइट या ऐप बन रहा है, अब वो पूरा डेवलपर ने पूरा ऐप उसे पूरा बना दिया है, बनाने के बाद टेस्टर होता है, उसे टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद उसमें बहुत सारे बग निकालता है वो। अब जो बग निकालता है उसे एक सीट में मेंशन करता है कि इस सेक्शन के अंतर्गत ये बग आ रहा है, इसका सही तरीका ये होना चाहिए, लेकिन आपने ये काम किया है, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देगा और यहाँ पे उसकी कंडीशन लिख देगा, क्रिटिकल कंडीशन है, नॉर्मल है, हार्ड है, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं टेस्टर। बहुत परेशान करते हैं टेस्टर डेवलपर को। ठीक है। काफ़ी अच्छे से मैं समझ रहा हूँ, बता समझ सकता हूँ इन्हें। तो ये टेस्टर जो हैं ये काफ़ी मतलब किस तरह से पूरी एक स्प्रेडशीट बनाते हैं, पूरे पूरे तो वो एक्सेल में बनाते हैं। तो वही सारा चीज़ इसमें होता है, टेबुलर फॉर्म में डेटा अरेंज होता है, बड़ी बड़ी कंपनी में उनका यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी आपके कॉलेज में किस लिए यूज़ किया जाएगा, आपका नाम, आपका बायोडाटा पूरा स्टोर करने के लिए, आपका नाम का, आपका एड्रेस क्या है, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, आपकी ब्रांच क्या है, इस सेमेस्टर कौन सा है, सारी चीज़ अरेंज करने के लिए एक्सेल का यूज़ करते होंगे अभी आपके बिहेव पे। तो यहाँ पे जो स्प्रेडशीट दो सॉफ्टवेयर हैं उनका जो नाम अगर पूछा जाता है तो आप लोग बताएंगे एम एस एक्सेल और गूगल शीट। इसके अंदर भी सेम काम होता है, इसके अंदर भी सेम ऐसे ही काम होता है। ठीक है, अब एम एस एक्सेल इसके अंदर कैलकुलेशन भी, फॉर्मूले भी सब कुछ यूज़ किया जाता है। हालांकि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उसमें हम समझ लेते हैं इसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, गूगल ड्राइव क्या होता है। गूगल ड्राइव मतलब कि क्या है, क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या होता है, मतलब आपके सिस्टम पे कोई स्टोरेज नहीं है भाई, मैन्युअली कोई आपने आईडी बनाई और क्लाउड पे सर्वर पे जाके आपका डाटा स्टोर हो रहा है। अब इस डाटा को आपके पास नेट की कनेक्टिविटी है तो कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी भी टाइम किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, यही इसका बेनिफिट है। तो गूगल ड्राइव वही है, सबको आपको पता है आज के टाइम पे। गूगल ड्राइव इज अ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल वेयर यूजर कैन स्टोर, शेयर एंड एक्सेस फाइल। अब ये फाइल हमारे किस फॉर्मेट हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, वीडियोज हो सकती हैं, ऑनलाइन फॉर्म, एनी डिवाइस। मतलब गूगल ड्राइव एक क्लाउड आधारित स्टोरेज सेवा है जिसे गूगल द्वारा प्रदान किया जाता है, किया गया है, जिसमें उपयोगकर्ता अपनी फाइलें, दस्तावेज, चित्र, वीडियो आदि ऑनलाइन स्टोर, शेयर और एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से। यही है आपका गूगल ड्राइव। समझ रहे हो? इस तरह से कुछ शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
कि गूगल ड्राइव क्या होता है, आप लोग इसे समझाओ। गूगल ड्राइव क्या होता है, टिप्पणी लिखो, इसके बारे में समझाओ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ से आपके जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है वो चीज समझो आपके चैप्टर 3 के अंतर्गत, कि जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है उसके बारे में समझो। दीर्घ उत्तरीय में आपको जो पहला क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ वर्ड। इसका यूज क्या है वर्ड का? एक्सेल का क्या यूज है, पावर पॉइंट का यूज क्या है डेली लाइफ में। तो मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर यहाँ पे पॉइंट समझते हैं, लगभग आप लोग उससे समझ पाएंगे। तो वर्ड का यूज मैंने क्या बताया, एमएस वर्ड का यूज किस लिए किया जाता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट में आपके क्या हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं, फॉर्मेटिंग होती है किसी टेक्स्ट की, कोई दस्तावेज हो सकता है ना, रिज्यूम हो सकता है। ये सारी चीज़ें वर्ड के अंतर्गत बनाए जाते हैं। स्प्रेडशीट एक्सेल के अंतर्गत किसी भी डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप फार्मूले का यूज भी कर सकते हो कैलकुलेट करने के लिए, जैसे किसी की सैलरी कैलकुलेट की जाती है ना, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो, फार्मूला का यूज भी किया जाता है। और नेक्स्ट आ जाएगा पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहते हो, है ना, मतलब स्लाइड के फॉर्म में। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर या फिर फाइनल ईयर में आप गए, कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया, अब उसे आप प्रेजेंट करो प्रोजेक्टर पे, किस फॉर्मेट में हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो सारी चीज़ आपने डिटेल में समझाओगे, तो किसमें अरेंज करोगे वो सारी चीज़, पीपीटी किसमें बनाओगे, आप पावर पॉइंट में बनाओगे। बस यही चीज़ है। वही चीज़ यहाँ पे देखो थ्योरी में लिखा है। एमएस वर्ड हो गया पहला। एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर्स, resumes, reports, etc. It allow formatting, inserting images, tables and spell checking। मतलब इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, इमेज इंसर्ट कर सकते हो, टेबल भी बना सकते हो, एंड जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसे भी चेक कर सकते हो। तो ये सब क्या क्या अलाउ करता है हमारा एमएस वर्ड। क्या होता है इसके अंदर, क्रिएटिंग प्रोफेशनल जो भी डॉक्यूमेंट उसे क्रिएट करने के लिए, लाइक लेटर्स हो गया, रिज्यूम हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, इस तरह से। नेक्स्ट हो गया एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंतर्गत क्या होता है, एमएस एक्सेल इज यूजफुल फॉर मैनेजिंग डेटा यूजिंग टेबल्स। मैंने आपको बताया ना टेबल के फॉर्मेट में, यूजिंग टेबल्स एंड फार्मूलाज। इसके अंदर फार्मूलाज को यूज होता है। इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। मेकिंग चार्ट, चार्ट बनाने में इसका यूज किया जाएगा। एंड क्रिएटिंग बजट और अटेंडेंस सीट्स, इन सब के लिए इसका बनाने के लिए हम एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट में आ गया पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में किस लिए यूज किया जाता है, पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएटिंग स्लाइड शो फॉर प्रेजेंटेशन। इट इज हेल्पफुल एनिमेशन एंड ग्राफिक्स। वही चीज मैंने आपको बताया, वही चीज यहाँ पे पॉइंट में समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। अगर आप पूछा जाता है कि एमएस वर्ड किस लिए यूज किया जाता है, एमएस एक्सेल किस लिए यूज किया जाता है और एमएस पावर पॉइंट किस लिए यूज किया जाता है, आप डिटेल में समझा सकते हो। ये चीज आप हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो। एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाता है, हाउ कैन यू क्रिएट डॉक्यूमेंट एंड सेव। मतलब आप कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसे कैसे क्रिएट करोगे, क्रिएट करने के बाद उसे कैसे सेव करोगे। ठीक है, तो कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, मैंने आपको बताया कि अब जाओ सर्च करो बॉटम लेफ्ट में अपने इस कंप्यूटर स्क्रीन के, वहाँ पर सर्च करो एमएस वर्ड, आ जाएगा, उसे ओपन करो। तो वहाँ पे एक ब्लैंक पेज को ओपन करो। ब्लैंक पेज में ओपन करने के बाद वहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दो, फिर उसे सही तरीके से फॉर्मेटिंग करो। लास्ट में फाइल पे एक ऊपर टॉप बार में फाइल एक ऑप्शन होगा, उसमें क्लिक करेंगे और वहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे। और सेव एज करने के बाद उस फाइल को अपना नाम देंगे और पाथ सिलेक्ट करेंगे कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं, फिर वहाँ पे उसे सेव कर देंगे। सिंपल वही स्टोरेज यहाँ पे बताया गया। देखो, ओपन एमएस वर्ड, क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लो, इसमें क्लिक करके टाइप योर कंटेंट, अपना कंटेंट टाइप करो, फॉर्मेटिंग करो उसकी। क्लिक ऑन फाइल, फाइल पे क्लिक करो और सेव एज पे क्लिक करो, सेव करो। फिर उसका लोकेशन सेलेक्ट करो कहाँ पे आप सेव करना चाहते हो। इंटर फाइल नेम, फाइल नेम का फाइल का नाम कुछ बताओ और क्लिक सेव, सेव कर दो। ये पूरा हो गया सेव। कितना आसान था, है ना। ऐसे तो आप लोग करते हैं, अब जैसे वैसे कर रहे हैं आप लोग, वैसे आप एग्जाम में लिखो उसे, कहाँ दिक्कत आ रही है। वही तो हो है भाई। अभी एक एक इंटरेस्ट के फॉर्म में आप लोग पढ़ेंगे उससे और फिर उस एग्जाम में लिखेंगे तो काफ़ी आसान है आपके लिए। लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में, है ना। देखो इस पॉइंट को हम कितना आसानी से समझ लिया। अब इसे कितने भी एक दो पेज में लिख दो भाई, एकदम दो दो लाइन लिखो, उसे दो पेज में फुल कर दो। लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो इसे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। इसका ये हिंदी एक्सप्लेनेशन, इसे आप लोग समझ लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाता है, कंपेयर एमएस ऑफिस एंड लिब्रे ऑफिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस, इन दोनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम आप लोग क्या हेडिंग बनानी है, जब भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, फीचर से लिखना है और जिनके बारे में पूछा गया उनके बारे में लिखना है। सबसे पहले फीचर किसके बारे में समझ रहे हैं, सबसे पहले डेवलपर। इनके डेवलपर कौन है, एमएस ऑफिस को किसने डेवलप किया और लिब्रे ऑफिस को किसने डेवलप किया। तो एमएस ऑफिस को किसने डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट ने।
लिब्रे ऑफिस को द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने इसे डेवलप किया, लिब्रे ऑफिस को। ठीक है, इसकी कॉस्ट जो है, लागत क्या है, ये एम एस ऑफिस फ्री है पेड है क्या है, तो ये हमारा क्या पेड होता है और इसके लिए कुछ हमें पे करना पड़ता है, किससे, एम एस ऑफिस के लिए। लेकिन लिब्रे ऑफिस है, ये फ्री है, ओपन सोर्स है, पूरी तरह से मुफ्त है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपने समझा दिया। अब पॉपुलर टूल, अब इन दोनों के पॉपुलर टूल उनके अकॉर्डिंग समझाओ। वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट किसके अंतर्गत आ जाते हैं, एम एस ऑफिस के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसका क्या है, पावर टूल है। लेकिन लिब्रे ऑफिस के पावर टूल क्या है, राइटर होगा, कैलकुलेटर होगा, इम्प्रेसिस, ये हैं हमारे लिब्रे ऑफिस के पावर पॉपुलर टूल। फिर आ गया कंपैटिबिलिटी, इसके अंतर्गत बेस्ट विद विंडो, किसके साथ ये कंपैटफुल है, सही से, तो विंडो के साथ सही से वर्क करता है हमारे ये एम एस ऑफिस। और ये वर्क विंडो, लाइनेक्स, मैक सबके साथ वर्क करता है लिब्रे ऑफिस। ठीक है, फाइल फॉर्मेटिंग, फाइल फॉर्मेटिंग मतलब एक्सटेंशन, डॉट डॉक्स, डॉट एक्सएल एस एक्स, डॉट पीपीटी, ये इसके फाइल फॉर्मेटिंग है। लेकिन ये इसकी डॉट ओ डी टी, डॉट ओ डी एस, डॉट ओ डी पी, ई टी सी, इन्हें तो सपोर्ट करता ही है, साथ में एम एस ऑफिस के एक्सटेंशन को भी लिब्रे ऑफिस हमारा सपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमने ये फाइल फॉर्मेटिंग के बारे में इसके अकॉर्डिंग समझ लिया। लास्ट में यूआई इंटरफेस दोनों में से किसका अच्छा है, ये मॉडर्न एंड यूजर फ्रेंडली है और ये बेसिक बट फंक्शनल है। तो हमने फीचर के बिहेव पे इन दोनों पे डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया और ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में भी समझाना है। हाँ, इस फीचर के बिहेव पे तो काफ़ी आसान रहता है चीज़ों को समझना है। आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ तो ये आपको देखो कितना आसान लगा होगा। अब इसमें दो दो लाइन लिखा होता है इसके बारे में तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो ये चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगा, इस फॉर्म में आपको समझाना है। ठीक है, अगर पूरा बोलिए भाई इनका कैलकुलेशन क्या है, कंक्लूजन का मतलब कि एम एस ऑफिस इज पावरफुल एंड वाइडली यूज इन ऑफिस एंड इंडस्ट्री, मतलब कि ऑफिस एंड इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है वाइडली। लेकिन लिब्रे ऑफिस इज गुड फ्री अल्टरनेटिव फॉर स्टूडेंट एंड पर्सनल यूज़ के लिए इसका हम लिब्रे ऑफिस का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने चैप्टर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं चैप्टर 4 के अंतर्गत। कहाँ पे, चैप्टर 4 के अंतर्गत हम लोग आ जाते हैं और चैप्टर 4 यहाँ पे हम लोग समझेंगे। हमने चैप्टर 3 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पूरा कवर कर लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे सारे, आप उन्हें जरूर पढ़ें। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि डिफाइन लैन एंड वैन। लैन लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में समझाओ हमें। शॉर्ट फॉर्म का इसका भी क्वेश्चन है सबसे पहले, तो इसे समझाएंगे। देखो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकली मतलब इसका एक कोई एक एरिया फिक्स कर दिया गया, जैसे घर हो गया, कोई ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो लोकली इसका कुछ एरिया है। जैसे कि आपको वाईफाई नेटवर्क होगा, इतने एरिया पे उसका नेटवर्क हो, ये हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क सिटी के लिए है, पूरी पूरी सिटी को कवर कर रहा हो, शहर को कवर करो, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लैन लोकल एरिया नेटवर्क, अ नेटवर्क डेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स विद इन अ लिमिटेड एरिया। इसके अंदर जो कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे विद लिमिटेड एरिया के अंदर कनेक्टेड होंगे, लाइक होम हो गया, स्कूल हो गया और ऑफिस हो गया। ठीक है, वाइन के अंदर वाइड एरिया नेटवर्क, अ नेटवर्क डेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया लाइक सिटीज कंट्रीज, यहाँ पे हम वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं वैन। तो लैन एंड वैन को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन है, इस तरह प्रॉपर एक उसके लिमिटेड एरिया होता है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क मतलब एक सिटी के लिए, पूरा कंट्री के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे आ गया हमारा व्हाट इज आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा एक नाम है, आपका एक नाम है, आपका एक कुछ एड्रेस है, आपके उस नाम से पहचान है, हमारे किसी नाम से पहचान है, कुछ इस तरह से। वैसे कुछ जो हमारे डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स है, उसका भी अपना एक एड्रेस होता है, उसका भी एक नाम होता है, इसे बोलते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, देखो एन आईपी एड्रेस इज अ यूनिक नंबर, ये क्या है, यूनिक नंबर है, असाइंड टू एवरी डिवाइस, सारे डिवाइस को असाइन होता है, कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, टू आइडेंटिफाई एंड लोकेटेड। ठीक है, तो आईपी एड्रेस एक विशेष संख्यात्मक पहचान है जो किसी नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइसेस को दी जाती है ताकि उसे पहचान और खोजा जा सके। यही आईपी एड्रेस, बस खत्म, इतना ही आईपी एड्रेस। अब IPv4 IPv6 के बारे में मैंने डिटेल में समझाया, वो आप लोग अपने लॉन्ग लेक्चर में जो मैंने आपको प्रोवाइड किया वहाँ पे आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग देखेंगे वहाँ पे। तो लगभग 10 और 55 मिनट की लगभग वो वीडियो है, वहाँ पे आप लोग चैप्टर वाइज सारा मैंने डिटेल में समझाया, वहाँ पे आप उसे देखें, समझें और सारी चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि जो चीज़ें डिटेल में पढ़ी जाती हैं वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती हैं, सिवाय इनके, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सारी चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। ठीक है, हर तरह से क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा अगर हम उसे पढ़ते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सर्च इंजन, 2 एग्जांपल बताओ भाई सर्च इंजन के। आप बोलोगे गूगल और बिंग, और भी अदर सर्च इंजन है सर,
हाँ कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको जो मेनली है गूगल है, सबसे टॉप पे चल रहा है गूगल और बिंग। तो बिंग तो पुराना हो गया, लेकिन फिर भी आप गूगल को मान ही सकते हैं ना, तो टॉप सर्च इंजन। अब यहाँ पे ब्राउजर से आपसे पूछा जाता है ब्राउजर के बारे में, तो आप ब्राउजर तो आप लोग समझा सकते हो, ब्रेव हो गया, क्रोम हो गया, बहुत सारे हैं, इस तरह से समझा सकते हो। सर्च इंजन में गूगल और बिंग ही आप लोग समझाएं उससे, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, और कभी कभी हमें दोनों याद नहीं रहता, तो हमारा 2 नंबर हमारे चले जाते हैं। तो इन्हें ध्यान रखो, 2 ही एक एक लेटर लिखना है, तो इसमें बेनिफिट हो जाता है, मैं ज़्यादा लिखना नहीं होता, डायरेक्ट पूछा 2 लिख का काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास टाइम बच जाता है, और वहाँ पे नेक्स्ट अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं वहाँ पे। चलो, व्हाट इज मॉडम? भाई मॉडम ये एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, वही चीज़ है। देखो मॉडम, a modem is device that converts a digital signal in analog and एनालॉग तो पता नहीं क्या लिखा है। चलो, मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, जिससे इंटरनेट का उपयोग संभव होता है, जिससे इंटरनेट का उपयोग संभव होता है। वही चीज़ यहाँ पे बताई है, मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, जिससे इंटरनेट का उपयोग संभव होता है। ठीक है, सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट यहाँ पे आ गया डीएनएस। क्या आ गया? डीएनएस। डीएनएस का क्या मतलब है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वेबसाइट के नाम जैसे www.google.com को ये क्या करता है? आईपी एड्रेस में बदलता है। किसमें? आईपी एड्रेस में बदलता है, ताकि कंप्यूटर एक दूसरे को इंटरनेट पे पहचान कर सके। मतलब जो पूरा ये नाम है, इसे कौन बदलता है? डीएनएस। किसमें बदलता है? आईपी एड्रेस में। किसमें? आईपी एड्रेस में। किस लिए? ताकि कंप्यूटर एक दूसरे को इंटरनेट पर पहचान सके। ये डीएनएस के अंतर्गत काम होता है। चलो, समझ में आ गया डीएनएस? आगे बढ़ो भाई इसमें। अब यहाँ पे आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन से? दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो है जो आपकी टोपोलॉजीज हैं, विभिन्न नेटवर्क के अंतर्गत कितनी टोपोलॉजी है उनके बारे में समझाओ। तो टोपोलॉजी में आप सबसे पहले आपको पता ही है, बस टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी हो गया, मेश टोपोलॉजी हो गया, ट्री टोपोलॉजी हो गया। इस तरह से जो टोपोलॉजी है उनके बारे में आपको समझाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टोपोलॉजी है, सबसे पहले आ गया बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है? सारे कंप्यूटर एक ही वायर से कनेक्टेड होते हैं। अगर वहाँ पे एक वायर वाली खत्म हो गई तो जो कंप्यूटर का नेटवर्क है, कनेक्टिविटी वो खत्म हो जाती है। इसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो बस टोपोलॉजी के बारे में आप देखो समझाया गया, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। ठीक है, इफ द केबल फेल्स द एंटायर नेटवर्क स्टॉप्स। ये बस टोपोलॉजी के अंतर्गत होता है। स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विचेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सारे जो आ, ऐसे एक हब होता है, और यहाँ पे सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी मैं समझाऊंगा, एक फिगर के माध्यम से समझा दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग समझेंगे। तो पहला हो गया बस टोपोलॉजी हो गया, दूसरा हमारा स्टार टोपोलॉजी होगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी को चित्र के सहित समझाओ, चित्र की सहायता से समझाओ। तो पहले यहाँ पे नेटवर्क है आपका बस टोपोलॉजी, दूसरा हो गया स्टार टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट आ गया आपका रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? इस फॉर्म में रहेंगे, सारे कंप्यूटर ऐसे कनेक्टेड रहेंगे एक वायर से, और डेटा यहाँ पे एक वे में ट्रांसलेट होगा, कुछ इस तरह से चाहे फिर इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे सारे कंप्यूटर ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। रिंग टोपोलॉजी ये देखो फिर डेटा मूव्स इन वन डायरेक्शन। ठीक है, अब मेश टोपोलॉजी के अंतर्गत क्या है? एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस। मतलब कुछ इस तरह से सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड रहते हैं, इस तरह से। ये यहाँ पे कंप्यूटर हो गया, ये यहाँ पे कंप्यूटर हो गया, यहाँ पे कंप्यूटर हो गया, ये यहाँ पे कंप्यूटर हो गया, कुछ इस तरह से। ये मेश टोपोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। और ट्री टोपोलॉजी, अब ये ट्री के फॉर्मेट में रहेगा और सारे कंप्यूटरों पे कनेक्टेड रहेंगे। अब सर इसके बारे में आप फिगर के माध्यम समझाइए। देखो ये हो गया बस टोपोलॉजी, दूसरा हो गया स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। रिंग एक रिंग के फॉर्मेट में है, सारे डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड है। स्टार टोपोलॉजी में एक हब है, हब यहाँ पे खराब हो जाता है तो सारे कंप्यूटर की कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अगर यहाँ पे एक कंप्यूटर खराब हो जाता है, तो मान लो डायरेक्शन इस तरह से भी हम घूम रही थी यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ इधर से घूम जाएंगे तो पूरा हम यहाँ पे कनेक्टेड कर सकते हैं। अगर एक सिस्टम हमारा खराब हो जाता है कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अगर हब खराब हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सारे कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अगर एक कंप्यूटर खराब होता है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अगर वायर खराब हो जाती है तो सारे नेटवर्क यहाँ पे अब इफेक्ट डालेगा। ये सारी चीज़ें भी आपको लिख देना है।
अगर आप डिटेल में और भी देखते हैं फिगर तो यहाँ पे देखो सारे हैं। ये बस टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी हो गया, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी। अब इन सारे फिगरों को आपको अपने एग्जाम में बनाने, डेफिनेशन के साथ साथ टोपोलॉजी के डेफिनेशन लिखोगे, उनके साथ साथ फिगर भी बनाने। अब यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, जब आपको नोट्स मिलेगी तो वहाँ पे आप जूम करके देखेंगे सारे फिगर आपको विजिबल है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आ जाता है आपका वो है राउटर्स, ब्रिज एंड स्विचेस के बारे में समझाओ। इनके बारे में आप लोग समझना है, व्हाट राउटर्स क्या होते हैं, ब्रिजेस क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं। तो राउटर का मतलब क्या है? अ डिवाइस दैट कनेक्टेड मल्टीपल नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं एंड राउट्स डेटा बिटवीन देम। इट्स यूज्ड टू कनेक्टेड अ होम नेटवर्क टू द इंटरनेट। और ब्रिज का मतलब क्या होगा? दो पॉइंट को आपस में कनेक्ट करना। और स्विचेस का मतलब कि एक ही के अंतर्गत मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। इनके बारे में ऐसे समझो। देखो, स्विचेस क्या होता है कि नेटवर्क डिवाइस होता है जो एक ही लाइन के कई डिवाइसेस को जोड़ता है और डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचाता है। ब्रिज क्या होता है? ये दो समान नेटवर्क, दो लाइन को जोड़ता है और मैक एड्रेस के आधार पर ट्रैफिक को फिर फिल्टर करता है। ठीक है। और जो यहाँ पे जो हमारा राउटर है, यह एक डिवाइस होता है जो कई नेटवर्क को जोड़ता है और उनके बीच डेटा भेजता है। यह इंटरनेट कनेक्शन के लिए काफी उपयोगी होता है। तो ये हमारा राउटर हो गया, ब्रिज हो गया और स्विचेस हो गया। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग इसे समझेंगे, ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरह समझा पूछा जाएगा कि राउटर क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, स्विचेस, इनके बारे में आप लोग समझाओ। राउटर, ब्रिज और स्विच क्या क्या होते हैं इनके बारे में समझाओ। आप राउटर लिखना है, ब्रिज लिखना है, स्विचेस, इनके बारे में आपको समझा देना। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन आ जाता है वो क्या है कि वाईफाई टेक्नोलॉजी एंड इसकी वर्किंग क्या है। वाईफाई क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझाओ, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, इसके बारे में समझाओ। वाईफाई क्या है? वायरलेस। यहाँ पे मतलब कि वायर का यूज हो ही नहीं रहा, बस यही तो पॉइंट है। वायरलेस मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, तो वायर का यूज किया ही नहीं जाता। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे आप लोग समझे कि वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्निक है जो लैपटॉप, स्मार्टफोन और आदि बिना तार के इंटरनेट से जुड़ती है। एक वाईफाई राउटर रेडियो तरंगों के माध्यम से, किसके? रेडियो तरंगों के माध्यम से सिग्नल भेजता है जिसे डिवाइस प्राप्त करते हैं और इंटरनेट से जुड़ते हैं। तो ये है आपका वाईफाई। ठीक है। वाईफाई आप लोग सब लोग देखे होंगे, वाईफाई बोलते हैं हमें वाईफाई ऑन कर देना, हॉटस्पॉट ऑन कर देना, वाईफाई के थ्रू हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कार्य प्रणाली मतलब इसका वर्किंग, इसमें जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, आईएसपी है, वाईफाई राउटर को इंटरनेट देता है। फिर क्या होता है, राउटर उसे सिग्नल को वायरलेस में बदलता है। फिर क्या, डिवाइस एसएसआईडी और पासवर्ड के माध्यम से जुड़ते हैं। फिर डेटा रेडियो तरंगों के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। ये इसकी वर्किंग है। ये वर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वर्किंग को आप लोग लिखेंगे अपने वाईफाई जो है एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। ठीक है ना। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, आपका जो चैप्टर 4 है पूरा यहाँ से फिनिश होता है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे यूनिट 5। यूनिट 5 पे भी ऐसे ही हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसके कुछ लॉन्ग हैं, जल्दी से उसे भी खत्म कर देते हैं। ठीक है। तो मैक्स ये जो आपका जो लेक्चर जाएगा 1 आवर से अधिक ही जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग इसे समझ लेते हैं। चलो चैप्टर 5 हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से और इसके भी सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है। तो चैप्टर 5 का जो पहला क्वेश्चन है आपका शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाता है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, सूचना सुरक्षा क्या है, इसके बारे में समझाओ। मतलब जो इसका यूनिट 5 इसका नाम ही है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मतलब अपने डेटा को किस तरह से आप सिक्योर करेंगे, इसके बारे में ही चैप्टर 5 के अंतर्गत आप लोग पढ़ने वाले हैं। इसी के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, वह है व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है उसके बारे में आप समझाओ। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा, मतलब डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस। किससे? मतलब अनऑथोराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यूज मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रैक्शन, जिससे कोई मॉडिफिकेशन या फिर उसमें कुछ और अदर चेंजेस ना कर पाए। अगर इसे समझे, सूचना सुरक्षा का अर्थ होता है डेटा को अनधिकृत पहुंच से बचाना, उपयोग, परिवर्तन या नष्ट होने से सुरक्षित रखना। तो यही है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सिंपल है ना। इनके नाम से पता चल रहा है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है। तो शॉर्ट एंड क्वेश्चन के अंतर्गत ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सूचना सुरक्षा क्या होती है। ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे कि नेम ऑफ एनी टू टाइप ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। दो तरह के जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनका नाम बता दो आप। तो पहला मालवेयर है, दूसरा फिशिंग। खत्म। इसी पे 2 नंबर का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। केवल आप 2 वर्ड यहाँ पे लिखेंगे, 2 नंबर आपके फिक्स है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि टाइम आपको बहुत ज़्यादा सेव करते हैं। और जो यहाँ का टाइम है आप किसी क्वेश्चन पे वहाँ पे अप्लाई करो और थोड़ा उस पर ज़्यादा अच्छा कंटेंट लिख सकते हो आप लोग, है ना। तो नेम एनी टू टाइप ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गए, 2 प्रकार के सुरक्षा खतरों के नाम लिखे यहाँ पे। सबसे पहला मालवेयर हो गया, दूसरा हो गया फिशिंग।
ठीक है, खत्म। सेकंड यहाँ पे यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटी एक्ट? क्या अब फुल फॉर्म से 2 नंबर मिल जाएंगे? हाँ जी, फुल फॉर्म से भी 2 नंबर मिल सकते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आईटी एक्ट का फुल फॉर्म क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट यहाँ पे इसके लॉन्ग मतलब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाते हैं। बस 3 से 4 क्वेश्चन में यहाँ पे कवर करूंगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ जाता है वो है आपका डिस्क्राइब टाइप ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। मतलब कितने तरह के जो आपके सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो आपके ये सॉफ्टवेयर है जो हानि प्रदान करते हैं आपके डाटा के लिए, तो उनके टाइप बताओ और उनकी रोकथाम क्या है, कैसे करते हैं उनके बारे में भी समझाओ। तो डिस्क्राइब टाइप ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड देयर प्रिवेंशन मेथड, तो सूचना खतरों के प्रकार और उनकी रोकथाम के तरीके समझाइए। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में चैप्टर 5 से पूछा जा सकता है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के अंतर्गत। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका पहला टाइप आ जाता है वो है मालवेयर। क्या है? मालवेयर। दूसरा क्या है? फिशिंग। दूसरा क्या है? फिशिंग। तीसरा हैकिंग। चौथा है स्पाईवेयर। ठीक है, तो पहला मालवेयर हो गया, दूसरा हो गया फिशिंग और हैकिंग और स्पाईवेयर। अब इनकी रोकथाम के लिए हम प्रिवेंशन कुछ करते हैं, जैसे कि मालवेयर है। मालवेयर मतलब इंक्लूड वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन दैट डेंजरस स्टील डाटा, मतलब जो डेटा को आपको हानि पहुंचा सकते हैं, तो मालवेयर के अंतर्गत आ सकते हैं। इसके लिए बचें कैसे, इसके कैसे बच सकते हैं इस सॉफ्टवेयर से, इस हानिकारक सॉफ्टवेयर से? यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो पहले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करो। फिर डोंट क्लिक अननोन लिंक्स, किसी अननोन लिंक पे क्लिक मत करो। तो ये है आपका मालवेयर से हम इस तरह से बच सकते हैं। दूसरा इसी का जो दूसरा भाई है ऐसे ही कुछ है, उसका नाम है फिशिंग। फिशिंग मतलब फेक ईमेल और वेबसाइट डेट ट्रिक यूजर इनटू गिविंग पर्सनल इन्फो, मतलब फेक ईमेल आ जाते हैं, उस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो पूरा एक्सेस उनके कंट्रोल में हो जाता है। तो इस तरह की जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उसे हम फिशिंग बोल देते हैं, फिशिंग अटैक अटैक बोल देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए नेवर क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक, मतलब जो भी कभी किसी जिस लिंक को आप जानते नहीं है, जिसका यूआरएल आपने नहीं सही से पढ़ा, उसे क्लिक ही ना करें। ऑलवेज चेक वेबसाइट एड्रेस, सबसे पहले वेबसाइट का एड्रेस चेक करें। इसकी रोकथाम के लिए, किसके लिए? फिशिंग के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है हैकिंग। हैकिंग के लिए आप लोग अपने जो पासवर्ड है उसे काफ़ी स्टोर करें, मतलब स्ट्रॉन्ग रखें और मंथली में उसे चेंज करते रहे, अपडेट करते रहें। और अलग अलग डिवाइसेस पे अपना पासवर्ड अलग अलग तरीके से रखें, सेम ना रखें। ऐसा ना हो कभी कि एक का आपका हैक हो चुका है तो वो सारे डिवाइसेस के लिए आपका पूरा डाटा हैक कर सके, हो सबके लिए अलग अलग पासवर्ड रखें। तो वही हैकिंग यहाँ पे बताया गया है, अनऑथराइज एक्सेस टू सिस्टम टू स्टेल और मैनिपुलेट डाटा। इसकी प्रिवेंशन के लिए मतलब क्या होता है? यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इनेबल फायरवॉल। ठीक है, और लास्ट यहाँ पे आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर के अंतर्गत किस तरह से अटैक होता है आपके डाटा के लिए? सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेट गेदर यूजर इन्फॉर्मेशन, मतलब आसानी से तुम्हारे यूजर इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? अवॉइड डाउनलोडिंग फ्री, मतलब जो फ्री रिसोर्सेस हैं, कोई फ्री सॉफ्टवेयर आ गया तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे लोग क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर के साथ साथ आप एक सॉफ्टवेयर दे देते हैं हानिकारक सॉफ्टवेयर, जिससे मतलब कि हैकिंग हो सके, आपके डाटा को नुकसान पहुंचा सके। वहाँ से उनके साथ एक डाउनलोड हो जाता है जो आपके सिस्टम पे अलग अलग एक्टिविटी करने लग जाता है आपके डेटा के साथ। तो ये कुछ इसके टाइप हैं, मालवेयर, फिशिंग हो गया, हैकिंग हो गया, स्पाईवेयर हो गया, जो आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके कुछ रोकथाम भी है अलग तरीके के, ये रोकथाम है, इन्हें भी आप लोग पढ़ लेंगे। ये आपके लाइफ से रिलेटेड भी है, इन्हें आप लोग पहले से भी ध्यान रखें इन्हें। ठीक है, तो ये इसका हिंदी वर्जन है कि किस तरह से मालवेयर सॉफ्टवेयर, इसकी रोकथाम, ये फिर फिशिंग हो गया इसकी रोकथाम, हैकिंग हो गया रोकथाम, एंड स्पाईवेयर रोकथाम। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि राइट अ शॉर्ट नोट्स और इंडियन साइबर लॉ, मतलब इंडियन के कुछ साइबर लॉ हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट लिखो कि किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया के अंतर्गत इन्हें लेके तो आप लोग इन्हें समझा सकते हैं कि भारत में साइबर कानूनों को जो मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है वो कब से स्टार्ट हुआ? 2000 से, सन 2000 के तहत नियंत्रित किया जाता है। यह हैकिंग, डेटा चोरी, पहचान की चोरी, साइबर बुलिंग जैसे अपराधों को कवर करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता देता है। ठीक है, और ये अश्लील सामग्री का ऑनलाइन प्रकाशन, धोखाधड़ी, अधिकृत एक्सेस जैसे कि अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करता है। तो ये कुछ इसके रूल्स हैं हमारे किसके? सिक्योरिटी के लेके इंडियन लॉ के अंतर्गत। ये चीज आपको एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट ही है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिए जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपका चैप्टर 5 का लास्ट क्वेश्चन है, वो है हाउ कैन यूजर प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डाटा ऑनलाइन। अब जो यूजर है अपने पर्सनल डाटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है इस ऑनलाइन की दुनिया में, इसे भी समझाओ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे समझिए। सबसे पहले यूजर क्या करे? यूजर जो है यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड,
स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड रखें, ऐसा नहीं कि कोई नाम रख दिया @123 1 से लेके 8 तक, कुछ इस तरह बेसिक पासवर्ड हटाओ, ये सारी चीज़ कभी नहीं रखना चाहिए। दूसरा है कि कोई भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, मेल यूज़ कर रहे हो, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसका यूज़ ज़रूर करो। तीसरा है डोंट शेयर सेंसिटिव डाटा ऑन अनऑथराइज्ड वेबसाइट, मतलब जो आपका सेंसिटिव डाटा है उसे अनऑथराइज्ड वेबसाइट पे 2 मिनट अनऑथराइज्ड वेबसाइट पे उसे यूज़ मत करो। जैसे कि आप लोग बहुत सारी वेबसाइट है वहाँ पे मेल यूज़ करना होता है। अब मेल यूज़ आप कर रहे हैं तो लेकिन कुछ फेक मेल भी जनरेट किए जाते हैं, तो फेक मेल जनरेट करके वहाँ पे यूज़ कर लो। अदर वेबसाइट है। आप इंस्टॉल एंड अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल, जो भी एंटीवायरस इंस्टॉल करें, अपडेट करते रहें हमेशा। और अवॉइड यूजिंग पब्लिक वाईफाई, जो पब्लिक वाईफाई पे उसे भी अवॉइड करें। और रेगुलरली चेक प्राइवेसी सेटिंग ऑन ऐप्स एंड वेबसाइट्स, जो भी आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हो वहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग, आप जो प्राइवेसी है सेटिंग उनका यूज चेक करते रहें बार बार। तो इस तरह से यूजर जो है अपने डेटा को सिक्योर कर सकता है। अब यहाँ पे जो है ये पूरे आपको मैंने सारे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक जितने भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब मैंने डिस्कस कर लिया इस पूरे कंप्लीट लेक्चर के अंतर्गत। ठीक है, तो आप लोग एक लंबी सांस लो और इस टेक्नोलॉजी का थैंक्स बोलो कि जिसकी हेल्प से आप लोग कहीं पे भी ये पूरे डेटा को, इस पूरे नॉलेज को एक्सेस कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर इसका डिटेल वर्जन आपको चाहिए तो डिटेल वर्जन है ऑलरेडी मैंने इसका पूरा लेक्चर आपके लिए इसी चैनल के अंतर्गत कंप्लीट कराया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। हर एक टॉपिक को डिटेल में वहाँ पे पढ़ाया है, लेकिन ये फास्ट वे है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे इतना भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। और बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर एग्जाम के लिए। थैंक्स ऑल।